नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की ओर से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई कक्षाओं के अंतर्गत हमने भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1909 तथा 1919 के अधिनियम के बारे में चर्चा की थी। आज की इस ई क्लास में हम भारत के संवैधानिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम था 1935 का अधिनियम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 1919 के अधिनियम के पश्चात तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के मध्य भारत में बहुत सी ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हुई जिन्होंने भारत के संवैधानिक विकास क्रम को प्रभावित किया। इन गतिविधियों में प्रमुख थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जो कि श्री मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलनों में भारत के संवैधानिक विकास पर हुई चर्चा आदि। इन सभी रिपोर्टों प्रस्तावों ने इस अधिनियम को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी आधार पर 15 मार्च 1933 को श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया ताकि संविधान निर्माण पर चर्चा की जा सके। फिर भारत सरकार अधिनियम के अंतिम चरणों में 27 मार्च 1933 को श्वेत पत्र पर के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया, जिसके आधार पर लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में उस समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अक्टूबर 1934 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर 5 फरवरी 1935 को भारत सचिव सैमुअल हॉर ने हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटिश संसद का निम्न सदन था, उसमें संवैधानिक सुधारों से संबंधित विधेयक पास किया। सत्ताधारी रूढ़िवादी दल ने 6 जून 1935 को लोकसभा ने भी इसको पारित कर दिया तथा अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर होने के साथ ही यह विधेयक 1935 का भारत सरकार अधिनियम बन गया। आपको इसमें विशेष रूप से 2 तथ्य याद रखने हैं। पहला कि संयुक्त प्रवर समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, और दूसरा ये बनकर तैयार कब हुआ था, अगस्त 1935 में। इस अधिनियम की प्रशंसा करते हुए प्रसिद्ध विद्वान H.D. हॉडसन ने कहा था, जो कि भारत सरकार के रिफॉर्म कमिश्नर भी थे, H.V. हॉडसन, कि यह एक ऐसा भवन था, अर्थात 1935 का अधिनियम ऐसा भवन था जिसकी देखकर अपने आप प्रशंसा करनी पड़ती है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास में सबसे बड़ा तथा सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 खंड, 10 अनुसूचियां व 321 धाराएं थी। कुल मिलाकर इसमें 451 धाराएं थी। इस अधिनियम की एक विशेषता थी कि इसमें प्रस्तावना को नहीं शामिल किया गया था, नवीन प्रस्तावना नहीं थी, बल्कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया था। इस अधिनियम के दूसरे खंड को छोड़कर, जो कि भारत संघ से संबंधित था, अन्य सभी भाग 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिए गए। अब हम इसे कुछ प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया था, पहले हम गृह सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि लंदन में रहकर भारत के शासन का संचालन करती थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर भारत सचिव के लिए कुछ परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई,
जिनकी संख्या 3 से 6 हो सकती थी। इन परामर्शदाताओं की नियुक्ति भारत मंत्री के द्वारा ही की जाती थी तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। भारत सचिव को कुछ मामलों में, जैसे सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में, इन परामर्शदाताओं की सलाह को मानना अनिवार्य था, लेकिन ये परामर्शदाता ब्रिटिश संसद की बैठकों में न तो भाग ले सकते थे और न ही मतदान कर सकते थे। तो जो तथ्य आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है वो ये है कि भारत परिषद की समाप्ति, कई बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, वो है 1935 का अधिनियम। दूसरी कुछ विशेषताएं इसकी केंद्र से संबंधित है। केंद्र में जो द्वैध शासन था उसको लागू किया गया। खास बात है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, जबकि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसमें केंद्र से संबंधित विषयों को 3 अनुसूचियों में बांटा गया। संघीय सूची, जिसमें 59 सब्जेक्ट्स होते थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 यानी 54 विषय होते थे, तथा संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय होते थे। जैसा कि आपको पता है, संघीय सूची पर केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती थी, प्रांतीय सूची पर कानून निर्माण का कार्य प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था तथा संवर्ती सूची पर केंद्र सरकार ही कार्य करती थी। संघीय और प्रांतीय सूची के संदर्भ में विवाद होने पर, किसी भी प्रकार का विवाद होने पर संघीय सरकार का निर्णय ही मान्य होता था। इसके अलावा कि जैसे प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में जो संघीय सूची के विषय थे 59, उनको भी 1919 के अधिनियम की भांति प्रांतों में जो लागू किया गया था, 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषयों के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले तथा कबायली क्षेत्रों से संबंधित मामले थे, जबकि हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत मुद्रा, डाकता, रेडियो इत्यादि विभाग थे। केंद्र में जो संघीय कार्यकारिणी थी, जो संघीय कार्यपालिका थी, वो भी 2 भागों में विभाजित थी। पहला था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य, तथा दूसरे थे गवर्नर जनरल और उसके भारतीय मंत्री। कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु उनका उत्तरदायित्व केवल गवर्नर जनरल के प्रति होता था। हस्तांतरित विषयों के संचालन हेतु गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें अधिकतम 10 सदस्य होते थे। जिस प्रकार केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, वैसे ही संघ में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना भी की गई। 2 सदन बनाए गए, एक काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा संघ सभा। काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात राज्य परिषद में कुल स्थान 260 थे, जिसमें से 104 स्थान देशी रियासतों के लिए तथा 156 स्थान प्रांतों के लिए निर्धारित थे। निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 375 थी, जिसमें 125 स्थान देशी रियासतों के लिए तथा 250 स्थान ब्रिटिश प्रांतों के लिए आरक्षित थे। इसमें विशेष बात यह थी कि देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक स्थान प्रदान किए गए थे तथा निम्न सदन का कार्यकाल जहां 5 वर्ष का होता था, वहीं राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष का था तथा यह एक स्थायी सदन था, परमानेंट था। फिर आता है इसकी एक प्रमुख विशेषता अखिल भारतीय संघ। इसका प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में किया गया था।
इस अखिल भारतीय संघ का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर होना था। पहला ब्रिटिश प्रांत जिनकी संख्या 11 थी, दूसरा चीफ कमिश्नर प्रांत जिनकी संख्या 6 थी, तथा भारत में लगभग 600 के आसपास देशी रियासतें। इन तीनों से मिलकर इस अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना था। लेकिन यह जो प्रस्तावित संघ था, यह विश्व के अन्य संघों की तुलना में अनूठा और अद्भुत था, क्योंकि जहां समस्त ब्रिटिश प्रांतों के लिए इस संघ में शामिल होना अनिवार्य था, वहीं देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो संघ में शामिल होना चाहती हैं अथवा नहीं। देशी रियासतों को एक स्वीकृति लेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसमें उन शर्तों का उल्लेख होता था जिसके आधार पर देशी रियासतें इस संघ में शामिल होना चाहती थी। संघीय व्यवस्थापिका इस स्वीकृति लेख यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 20 वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी, परंतु आवश्यक शर्तें पूरी न होने के कारण इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया, यानी कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो सका। फिर आता प्रांतीय स्वायत्तता। छात्र याद रखेंगे कि 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। आप याद रख सकते हैं कि जैसे 1909, 1919, 1935 ये 3 अधिनियम हैं। यदि इन तीनों में एक एक सर्वोच्च विशेषता या सबसे प्रमुख विशेषता पूछी जाए तो 1909 के अधिनियम की आती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, 1919 के अधिनियम की आती है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, तथा 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता आती है प्रांतीय स्वायत्तता। इस प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, इसके बारे में 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो प्रांतों का शासन उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में हो, अर्थात जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, वो प्रांतों का शासन संभालेंगे, और दूसरा प्रांतों को केंद्र के नियंत्रण से यथासंभव स्वतंत्र रखा जाए। मतलब कि जो प्रांतीय विषय हैं उनके प्रशासन प्रांतीय स्तर पर सरकार चलाएगी, केंद्र सरकार उसमें कम से कम हस्तक्षेप करेगी। इस प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची थी उस पर कानून निर्माण करने का अधिकार सामान्य परिस्थितियों में प्रांतों को दिया गया, तथा प्रांतों में जो कार्यपालिका शक्ति थी वो गवर्नर में निहित थी, जो मंत्रियों की सहायता से प्रशासन को चलाता था। शासन का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर था, परंतु कुछ गवर्नर कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग भी कर सकता था। प्रांतीय स्वायत्तता की मुख्य विशेषताओं के पश्चात हम देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों की स्थापना की गई। भारत में उस समय कुल 11 प्रांत थे, जिसमें 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, जबकि 5 प्रांतों में एक सदनात्मक। जिन प्रांतों में 2 सदन वाले विधानमंडल स्थापित किए गए थे उसमें प्रथम सदन को विधानसभा तथा द्वितीय सदन को विधान परिषद कहा जाता था। इस अधिनियम की एक अन्य विशेषता थी कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना दिल्ली में हुई। इस न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उनकी नियुक्ति अथवा उनके चयन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को था। ध्यान रखेंगे छात्र कि यह न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सिर्फ संघीय न्यायालय था, क्योंकि इस न्यायालय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर थे,
और जहाँ तक वेतन का संबंध है, संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 7,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 5,500 रुपये मासिक मिलता था। इस संघीय न्यायालय का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकार व प्रांतीय सरकारों के मध्य यदि क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता था तो उसका निर्णय करना था। यह संघीय न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय भी था। एक और विशेषता 1935 के अधिनियम की जिसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है वो है आरक्षण, और ये थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पर है संरक्षण। आरक्षण व संरक्षण की व्यवस्था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को इतनी अधिक शक्तियां प्रदान की गई कि उसकी तुलना तानाशाह से भी की जाती थी। इस आरक्षण और संरक्षण का मतलब क्या था? मतलब ये था कि गवर्नर जनरल कुछ विशेष उत्तरदायित्वों जैसे अल्पसंख्यकों, सार्वजनिक सेवाओं, देशी रियासतों के शासकों, अंग्रेजों के आर्थिक हितों, इनको पूरा करने के लिए कुछ विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। इसका प्रमुख लाभ ये था कि गवर्नर जनरल विधानमंडल की शक्तियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रख सकता था तथा विशेष परिस्थिति आपातकाल की घोषणा करके संपूर्ण प्रशासन अपने हाथों में ले सकता था। इन आरक्षण व संरक्षण की व्यवस्था के कारण इस अधिनियम की बहुत आलोचना भी की जाती है। इसकी अन्य विशेषताओं के अंतर्गत जो प्रांतों से संबंधित थी, ये कई बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। वो था 1935 का अधिनियम। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अधीन रखा गया तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए बरार को मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। यानी जो 3 क्षेत्र थे, बर्मा, अदन और बरार, उनके संबंध में निर्णय लिया गया। रेलवे प्राधिकरण का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ तथा जो पहले की सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसको भी कायम रखा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1935 का अधिनियम भारत में स्वतंत्रता से पूर्व पारित संवैधानिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण था और इसने भारत के संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे। धन्यवाद।